हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आज आपकी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स लेके आए हैं हम। आपने स्टूडेंट्स इनकम टैक्स हेड में इनकम फ्रॉम सैलरी के जो संबंधित पार्ट्स अब तक जो स्टडी किया हुआ है, तो आपने उसमें अब तक अलाउंस जो अलाउंस है, आपने अलाउंस पार्ट्स की स्टडी किया हुआ है। लेकिन आज आपका जो टॉपिक है वो है परक्यूजिट्स। स्टूडेंट्स, परक्यूजिट्स क्या होता है, परक्यूजिट्स और अलाउंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप ये जान लें कि अलाउंस आपको कैश फॉर्म में आपका एम्प्लॉयर यानी कि मॉनेटरी पेमेंट्स में देता है, वो वेतन के साथ, सैलरी के साथ। जबकि फैसिलिटीज फैसिलिटीज की मीनिंग होती है यानी कि सुविधा, यानी कि वो आपको मॉनेटरी पेमेंट्स ना देके बल्कि वो फैसिलिटीज देता है, यानी कि फैसिलिटीज टेक और लेफ्ट, या तो आप लीजिए या तो आप उसे लेफ्ट कीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो अलाउंस होता है वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को सरवाइव के लिए यानी कि उसके कंपनसेट के लिए दिया जाता है। यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने यदि आपको मकान किराया बता दिया यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया, तो आपने मकान का किराया पेमेंट किया, तो ये उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो अलाउंस है, जो परक्यूजिट्स है, इन दोनों में डिफरेंसेस है। परक्यूजिट्स आपको फैसिलिटीज के सेंस में मिलेगा, जबकि अलाउंस आपको मॉनेटरी पेमेंट्स में मिलेगा। यानी आपका जो अलाउंस है ये आपके खर्चों को, आपके उस पर्सनल एक्सपेंडिचर को, जो संबंधित एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए एम्प्लॉयर पेमेंट देता है। यानी कि आपको उस खर्च को कंपनसेट के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस देता है। लेकिन यहाँ परक्यूजिट्स देता है, यानी कि उसने क्या किया, वो सुविधा दे दी। अब क्या है कि आप उसे लीजिए या लेफ्ट कीजिए, यानी आप लेते हैं तो आप या तो आप लीजिए या तो आप लेफ्ट कीजिए, यानी वो आपके सामने दो विकल्प देता है, दो अल्टरनेटिव्स देता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी फैसिलिटीज है, ये आपकी सुविधाएं हैं, ये आपका पैकेजेस है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये जो परक्यूजिट्स हैं, ये परक्यूजिट्स हम आपको, ये हम उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे और उस वैल्यू को सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे। स्टूडेंट्स, टैक्सेबल। तो आपको बता दूं, अभी आप कुछ टैक्सेबल से पहले आप जाने कि जो परक्यूजिट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स। आप नोट करें हमारे साथ। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स। थ्री टाइप्स आप यहां लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड लिखेंगे टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय एंड टैक्स फ्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि ये जो परक्यूजिट्स होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं और ये तीनों तीनों परक्यूजिट्स की एक अलग अलग इनकम टैक्स की वैल्यू है। यानी कि पहला कि ये ऐसे परक्यूजिट्स हैं जो सभी एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल होते हैं। ये ऐसे पैकेजेट्स हैं
कि जो केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉयों के लिए टैक्सेबल होते हैं, और ये हैं कि ऐसे पैकेजेस जो कि सभी एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय जो पैकेजेस टैक्सेबल होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें अब हम आपको इस ऐसे पैकेजेस का वैल्यूएशन भी एक साथ लेते चलते हैं, साथ ही साथ उनको बताते चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैकेजेस हैं कि जो एम्प्लॉय के सैलरी हेड में टैक्सेबल किए जाते हैं, उनकी वैल्यू काउंट होती है। स्टूडेंट्स, चलते हैं आप आपको आपको सबसे पहला आप नोट करेंगे, हाउस फैसिलिटी, सेक्शन 3(1), यानी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का जो वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी है इसके संबंध में है। स्टूडेंट्स, इसके संबंध में है। तो चले देखते हैं अब हम एक एक हेड्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और उसकी वैल्यूएशन के साथ कि कितना अमाउंट तक ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, कितने अमाउंट तक सैलरी हेड में एग्जेम्प्ट होता है। चले देखते हैं। तो आप हेडिंग बना लें, आप हेडिंग बना लें। यहां हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ हाउस फैसिलिटी, यानी हाउस फैसिलिटी का वैल्यूएशन। यहां लिख लें आप सेक्शन 3(1). देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय दो तरह के माने जाते हैं। पहला, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एंड सेकंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी यहाँ सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयड हैं उन्हें आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉय कहते हो। जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, यानी कि निजी नियोक्ता हैं, उन्हें आप ऐसे एम्प्लॉयों को निजी कर्मचारी या प्राइवेट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हो। स्टूडेंट्स, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनके लिए जो हाउस फैसिलिटी होती है ये भी दो तरह की होती है, यानी मकान भी दो तरह के होते हैं। एक तो अनफर्निश्ड हाउस और दूसरा फर्निश्ड हाउस। यानी कि अनफर्निश्ड हाउस ऐसे मकान की जिनमें ऐसे मकान जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स और फर्नीचर नहीं दिया गया होता, यानी वो खाली मकान होते हैं, इम्प्लाई को उसका एम्प्लॉयर्स दे देता है, यानी कि उसमें कोई फर्नीचर फिटिंग्स नहीं होती है। यानी ऐसे मकान को हम अनफर्निश्ड हाउस कहते हैं। और यानी कि यहाँ लिखेंगे विदाउट फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, और इनको कहेंगे विथ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं इसमें केवल फैंस, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आएंगे, न कि एसी या न कि कूलर्स। ये सब संसाधनों को, इन सब ड्यूरेबल संसाधनों को इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें नहीं लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये समझने की बात है कि इनकी वैल्यू यानी अनफर्निश्ड की वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस
ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के उसमें चल रहा है, यानी कि लिखेंगे लाइसेंस फी आर पर मंथ रेंट declared by government will be the value of unfurnished हाउस। चलो आपको इसको बता देते हैं कि यानी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हुआ है पर मंथ, यानी एम्प्लॉयर ने जो पर मंथ किराया डिसाइड किया हुआ है, ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू हो जाती है। एंड यदि इसमें से ये कहा जाए कि ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक संशय होगा, चलो मैं बता देता हूं। मिस्टर द एम्प्लॉयर, या ये कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड government write him house facility which it declared rupees 1000 per month। ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट ने इनका जो रेंट डिसाइड किया हुआ है, ये है 1000 पर मंथ, यानी कि अनफर्निश्ड की वैल्यू 1000 इंटू 12, यानी कि कितनी हो जाएगी 12,000। चलो स्टूडेंट्स, यदि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया तो हम फर्निश्ड की ओर चलते हैं। अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दीजिए, आप अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ओर मत जाइए। चलिए, फर्निश्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। ये जो वैल्यू आई है प्लस ऐड कर लेंगे 10% कास्ट ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक, जो फिटिंग्स हैं, जो फैन है, वो क्या होगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। यदि ये कह दे साथ में इसी क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स को 1,00,000 रुपए का फर्नीचर दिया गया है, इट मीन कि 1,00,000 का जो फर्नीचर है, यानी कि पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। कितना है भाई, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आपने काउंट की है 12,000, ऐड कर लो, 1,00,000 का फर्नीचर दिया गया है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि 1,00,000 का 10% ये हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि ये 22,000। एक चीज साथ ही आपको बता देते हैं, साथ ही आपको बताते चलते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा कि यदि मिस्टर एक्स के वेतन से कुछ कटता है, दोनों कंडीशन में, यदि एम्प्लॉय इनके वेतन से कुछ काटता है तो वो डिडक्ट कर लेंगे, लेट कर लीजिए 500 पर मंथ डिडक्ट फ्रॉम हिज सैलरी। तो 500 का मतलब हो गया कि 500 इंटू 12 6,000, यानी कि वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउस। अब मालूम है ये कंसेशनल हाउस हो गया, यदि उसके वेतन से कुछ काटा जाता है तो 6,000, यानी यहां लेस वही डिडक्ट फ्रॉम सैलरी, ये 6,000, यानी कि 16,000 वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपने समझा। चले, अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड
हाउस की वैल्यू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो इस टॉपिक को हम मिटाएंगे। अब आप अब अभी हाउस की वैल्यूएशन में ही सेक्शन सेम है स्टूडेंट्स, कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आते हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो आप यहाँ लिख लेंगे हमारे साथ इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट। मैंने कहा कि ये सभी केसेस में, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो आप यहां पे लिख रहे हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, इनके लिए भी दो केसेस हैं। कौन से केसेस? इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, और सेकेंड, if house is not owned by employer। यदि मकान नियोक्ता का है, यदि मकान नियोक्ता का नहीं है, नहीं होगा, तो ये केस सामान्य सी बात है स्टूडेंट्स कि वो अपने एम्प्लॉय को किराए पर लेकर दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में जब हम आते हैं तो यहाँ दो बातें होनी है। एक तो अनफर्निश्ड हाउस और एक तो फर्निश्ड हाउस। यानी अनफर्निश्ड हाउस एंड फर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, कैसे काउंट की जाएगी, चलिए ये हम यहाँ एक लाइन देते हैं। और अभी ये है, यानी कि लिखेंगे हमारे साथ, इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी अप टू 10 लाख आर लेस, यदि उस शहर की जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख से कम है, तो जो वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू होगी, यहां लिख लेंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 10% ऑफ सैलरी, फर्स्ट केस। सेकेंड, इफ population of city higher than 10 lakh and बेटा यहां 10 लाख आर लेस, तो यदि 10 लाख से अधिक, बट सिटी हायर देन 10 लाख एंड बट लेस देन 25 लाख आर अप टू 25 लाख। ये डिक्लेयर आप समझ लो कि उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 25 लाख तक हो या 25 लाख से कम हो, तो बेटा ये इट इज रॉन्गली, ये आप यहां लिखेंगे 7.5%, यहां लिखेंगे 10%, और ये सैलरी लिख लेंगे यहां, यानी कि ये लिखेंगे, ये 7.5% ऑफ सैलरी, ये 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड लिखेंगे इफ population is higher than 25 लाख। तो स्टूडेंट्स ये 15% ऑफ सैलरी, हम आपको बताएंगे कि ये जो 7.5%, ये जो 10% एंड ये जो 15% है, इसमें कौन सी सैलरी काउंट की जाएगी, लेकिन ये क्लासेस को आप अभी आगे चलाइए, क्लासेस को आप चलने दीजिए। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा।
तो यदि ये हो गया तो हम आपको फर्निश्ड हाउस की वैल्यू बताते हैं। तो हम आपको फर्निश्ड हाउस की वैल्यू बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ अन फर्निश्ड हाउस। ये जो वैल्यू आपने काउंट की है, ये जो आया होगा यहां लिख लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ये वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगा। हाँ, दोनों केसेस में यदि इंप्लॉय के वेतन से कुछ डिडक्ट होता है, इट मीन कि हमें कंसेशनल हाउस की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि हम लेस कर लेंगे, लेस डिडक्ट फ्रॉम सैलरी, यानी इसके वेतन से जो घटा होगा, यानी कि ये वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी, ये वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये अलग अलग केसेस हैं। अगर पॉपुलेशन की आपकी 10 लाख से कम है या 10 लाख तक है तो 7.5%। यदि आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है, यानी 25 लाख से कम है, तो 10% ऑफ सैलरी। और ये थर्ड केस था कि यदि पॉपुलेशन जहां पे एम्प्लॉयर ने मकान उसको दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस चल रहा है, ओके, तो यहाँ 15% ऑफ सैलरी। और फिर यदि आपको वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में आप 10% कास्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग काउंट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी, फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी। एंड यदि इम्प्लाई के वेतन से कुछ काटा जाता है या इम्प्लाई से कुछ रिकवर किया जाता है, तो इसे उसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो आपको कंसेशनल हाउस की वैल्यू पता चल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक जब जब एम्प्लॉय को मकान की सुविधा मिली हुई है, लेकिन वो मकान उसके एम्प्लॉयर ने उसे रेंट पर लेके दिया हुआ है। इन दिस केस स्टूडेंट्स, एनी कंडीशन कुछ भी हो, मकान दिल्ली में हो या मकान किसी गांव में हो या मकान जीकेपी में हो या कानपुर में हो, ये दो केसेस बनते हैं, ये दो केसेस बनते हैं। आप यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, यानी कि एम्प्लॉयर ने कोई किराया तो चुकाया होगा उस मकान का, प्लस ये अनफर्निश्ड की वैल्यू काउंट होगी। यहां आप लिख लें वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। तो पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू काउंट कर लेंगे, यानी कि एक्चुअल इन दोनों में जो कम होगा, क्या, जो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस स्टूडेंट जब आ जाएगा तो इसमें ऐड कर लेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि ये वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आपको पता चले। ये थोड़ा सा केस अलग है, यानी कि मैंने इसमें दो केसेस बताया, ये आपको पहला केस, ये मैंने दूसरा केस। ध्यान दो, मैंने दोनों में, इसमें भी अनफर्निश्ड की वैल्यू पहले बताया है, फिर फर्निश्ड की वैल्यू बाद में बताया। इसमें मैंने अनफर्निश्ड की वैल्यू पहले बताया, इसमें अनफर्निश्ड की वैल्यू बाद में बताया। तो स्टूडेंट्स, ये इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे की क्लासेस में हम देंगे। आपको एक टॉपिक और समझाते हैं, एक टॉपिक और समझाते हैं, चलें देखें।
लिखेंगे, आप लिखेंगे फैसिलिटीज इन होटल, यानी एकोमोडेशन फैसिलिटीज इन होटल, यानी कि एम्प्लॉय को यदि एम्प्लॉयर होटल की फैसिलिटीज देता है तो क्या होता है, होटल की फैसिलिटीज देता है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, होटल की फैसिलिटीज जब देता है तो स्टूडेंट्स जो होटल की फैसिलिटी है, लिखिए फैसिलिटी इन होटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको इसे समझाने वाले हैं। क्या है कि यदि आपकी एम्प्लॉयर ने आपको होटल में फैसिलिटी दी है, ये फैसिलिटीज तब दी जाती है जब कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर होके कहीं जाता है और अगले जगह उस प्लेस पे यदि उसे जॉब जॉब के प्लेस पे उसे यानी कि मकान की सुविधा या हाउस रेंट अलाउंस जो भी है वो वैल्यू उस समय उसको मिलती नहीं, यानी कि उस समय उसको मकान की सुविधा की जगह पे उसे होटल फैसिलिटी दी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ मकान की सुविधा तो तब मिलेगी जब वो जॉब को ज्वाइन कर लेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स यदि उसने ट्रांसफर की वजह से उसने अभी हाउस कोई रेजिडेंशियल उसने खोज नहीं पाया, ले नहीं पाया रेंट पे, या साथ ही साथ गवर्नमेंट या उसका एम्प्लॉयर यदि उसे ये फैसिलिटी देना चाहता है तो होटल की फैसिलिटी यदि होती है तो इसकी सुविधा यानी इस सुविधा की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, चले देखें। यानी कि लिखेंगे अप टू द फैसिलिटी 15 डेज, ये कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी, यानी ये 15 डेज की जो होटल फैसिलिटी है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन अबव टू 15 डेज कैसे काउंट होती है, लिखेंगे इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स फैसिलिटी above to 15 days इन होटल, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, चलिए लिखेंगे कि एक्चुअल रेंट ऑब्लिक बिल पेड बाय एम्प्लॉयर पर डे आर अदर, जिस भी पर डे या जैसे भी उसने पेड किया, एंड 24% ऑफ सैलरी ड्यूरिंग, ये वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ड्यूरिंग द होटल फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को जो होटल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है तो जो होटल फैसिलिटी दिया हुआ है तो जितने दिन वो होटल में था उसके सैलरी का 24%, यानी कि इन दोनों में जो कम होगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस विल बी वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन। स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, यदि 15 डेज से अधिक के दिन उसने होटल में स्टे किया हुआ है तो हम 15 डेज को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट उसको, यानी कि जितने दिन भी होटल में 15 डेज से ज्यादा है यानी सब के सब दिनों को हम होटल की फैसिलिटीज में मानेंगे, न कि उसको 15 डेज घटा के उसकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा। हाँ, सैलरी भी उतने दिन की ली जाएगी जितने दिन वो होटल में स्टे किया हुआ है, अदरवाइज एकोमोडेशन एट साइट। स्टूडेंट्स यदि किसी एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर एकोमोडेशन एट साइट यानी कि जहां पे जॉब है यदि वहीं पे उसने उसको रहने की सुविधा दी है तो ऐसे चलते फिरते मकान, 3 ये वुडन हाउस
या साइड पर कोई छप्पर या कोई ऐसे मकान तंबू, तो यदि एम्प्लॉयर ने ऐसी फैसिलिटीज दी हुई है तो ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी, ऐसे पैकेजेट्स की वैल्यू जो रेजिडेंस के लिए है वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होती है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये टैक्सेबल नहीं होती है, उसकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता है। साथ में स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो जगह जगह हमने 24%, 10%, 7.5% एंड 15% की सैलरी ली है, तो इसमें सैलरी के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा, सैलरी में क्या कंसिडर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय सैलरी के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए बता दूं आपको, नोट कीजिए, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस ईच मॉनेटरी पेमेंट, जितने भी मॉनेटरी पेमेंट्स होंगे वो बट डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पेमेंट्स में आपको बोनस मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, जो भी मॉनेटरी पेमेंट्स होगा, लेकिन एक बात ध्यान देना, कोई भी एडवांस सैलरी एंड कोई भी एरियर सैलरी जो पहले की मिली हो वो यहाँ कंसिडर नहीं की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हाउस की फैसिलिटीज जिस दौरान आपको मिली है उसी समय के पेमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे, उसी टाइम के पेमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, यानी कि किसी भी अलाउंस का कोई पार्ट टैक्सेबल हुआ है तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन क्या नहीं कंसिडर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, यानी कि किसी भी और सुविधा का मूल्य एम्प्लॉय के हाउस फैसिलिटीज के वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट डियरनेस पे, चलो, ईच मॉनेटरी पेमेंट्स डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन इन नामों को हम काउंट नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन बताएगा कि मॉनेटरी पेमेंट्स में इनको क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ अलाउंस, जितने भी अलाउंस होंगे वो टैक्सेबल जो भी होंगे वो सैलरी के हाउस फैसिलिटीज के वैल्यूएशन में कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाउस रेंट सॉरी, किसी भी कोई ऐसा अलाउंस जो एग्जेम्प्ट होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ अलाउंस वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, किसी भी ऐसी सुविधा का मूल्य कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंसिडर किया जाएगा, तो कंसिडर किया जाएगा। तो आज का जो हाउस फैसिलिटीज का वैल्यूएशन था स्टूडेंट, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 का, वो मैंने आपके सामने आपको ये इस छोटे से वीडियो लेक्चर्स में समझाया। मैं इसका जो न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क है वो अगली क्लास में लेके आऊंगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।